हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 8 में, जहां पे आज हम लोग थर्मल कंडक्शन पढ़ने वाले हैं। आपको हीट ट्रांसफ़र बता दिया गया था, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम किसी एक बॉडी को हीट 3 तरीक़ों से दे सकते हैं। पहला होता है कंडक्शन मेथड, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कन्वेक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ कंडक्शन और रेडिएशन पढ़ना है। तो आज हम लोग थर्मल कंडक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं और थोड़ा सा लास्ट में हम एक या दो अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और इसका एक और वीडियो आएगा जहां पे हम लोग थर्मल कंडक्शन को एडवांस लेवल तक टच करेंगे, मतलब उसका एक एडवांस लेक्चर समझ लीजिए आने वाला है। तो ये थर्मल कंडक्शन का पार्ट 1 है, जहाँ पे हम लोग थर्मल कंडक्शन का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। डेफिनेशन पढ़ा चुका हूँ, अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि थर्मल कंडक्शन होता क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि ये जो फिगर बनाने चल रहा हूँ ना, ये आगे आपको 2-3 बार मैं बना के समझाऊंगा, ठीक है। और आप प्रॉपर तरीके से अगर नोट्स बनाओगे और एक बार आप नोट्स पढ़ लोगे ना, तो लिटरली बता रहा हूँ आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी। हाँ, लेकिन शुरुआत में शायद टफ लग सकती हैं, क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करूँगा, आपको समझना पड़ेगा, चीज़ें नई हैं। और आप 11th के एकदम लास्ट में आ चुके हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा परेशान हो चुके हो इन सब चीज़ों से, इरिटेट हो चुके हो या सैचुरेटेड हो चुके हो, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप अपना कॉन्सेंट्रेट लगाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ऑब्वियस सी बात है यार, इंट्रोडक्शन है तो काहे नहीं समझ आएगा। चलिए, तो ये फिगर जो मैं बता रहा हूँ ये ना बहुत बार आने वाला है। ये अपने पास एक मान लीजिए बॉडी है जिसका टेम्परेचर अभी T1 है। एक अपने पास दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है। कितना है? T2 है। अब हम T1 और T2 को कैसे मान रहे हैं कि T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है। हम ये मान रहे हैं कि भाई T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है, ये हमने माना है। यानी T1 जो है वो हाई टेम्परेचर पे है और T2 का जो टेम्परेचर है वो लो है, यानी T2 लो टेम्परेचर पे है। क्या इनके बीच में हीट का फ्लो होगा? पहला सवाल। तो जवाब है हो रहा होगा, लेकिन कंडक्शन से नहीं होगा, रेडिएशन से हो रहा होगा। जैसे आप कोई गर्म बॉडी छूते हो, सॉरी बिना छुए आपको उसकी हीट फील होती है, तो वहां पे आपका वो मेथड काम कर जाता है। अब हम कंडक्शन पढ़ रहे तो क्या करें? हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को एक रॉड से कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को एक रॉड से कनेक्ट कर दिया, जिस रॉड का नाम हम बोलेंगे कंडक्टिंग रॉड। क्या ये बात आपको समझ आई कि ये रॉड क्या है? कंडक्टिंग है। अब हीट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ हीट का फ्लो कहां से कहां होगा? तो फ्रॉम बॉडी जिसका नाम टेम्परेचर T1 है से T2 तक, तो यहाँ पे हीट का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हीट फ्लो। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। अब यहाँ पे कुछ एजम्पशन ये है कि देखो यहाँ से हीट फ्लो कर रही है, तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स। भाई हीट कहाँ से फ्लो कर रही है? सोर्स से फ्लो कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात इसका नाम सोर्स रहेगा। इसको समझिएगा, इसका नाम होता है सिंक। अब क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ कि इसका नाम सिंक ही क्यों पड़ा। रीजन बिहाइंड दैट कि आप इस सोर्स से कितनी भी हीट ले लो, कितनी भी हीट ले लो, टेम्परेचर T1 कम नहीं होगा। कितनी भी हीट ले लो, और T2 को कितनी भी हीट दे दो, इसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। जैसे कि आप समझ लो कि आप T1 और T2 का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखने वाले हो, यानी एक लाइन और लिख सकते हो, T1 एंड T2 आर कांस्टेंट। कि भाई साहब T1 और T2 का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। अब T1 का नाम सोर्स है और T2 का नाम सिंक है। अब सिंक नाम में आपने सुना होगा कि सिंक एक ऐसी, जैसे ना बर्तन धुलते हो या कहीं पे आप सिंक समझो, तो सिंक में पानी इकट्ठा नहीं होता है। आप कितना भी पानी डाल दो तो वो पानी बाहर चला जाता है। सेम तरीके से आप कितनी भी हीट दे दो, इसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज नहीं होगा, इसीलिए हम इसको सिंक बोलते हैं, कितना भी दे दो। ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमने ऑब्जर्व की, भाई रॉड जब आप कनेक्ट करोगे, पहले तो रॉड नॉर्मली आप रखे थे रूम पे, जब आप रॉड को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? अब मैं कुछ पॉइंट्स मान रहा हूँ, एक पॉइंट ए यहाँ पे मान लेता हूँ, एक पॉइंट बी यहाँ पे मानता हूँ, पॉइंट सी यहाँ पे और पॉइंट डी यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ए बी सी या डी पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहला सवाल जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ए बी सी और डी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हाँ बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बोलोगे सर हाँ बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो हमने भी बोला हाँ बढ़ेगा।
अब आप मुझे बताओ क्या ए बी सी और डी का टेम्परेचर सेम रहेगा? आप जो सोचो आप वो बताना, मतलब बताओगे कैसे, आप सोच लो, मैं फिर बताऊंगा। तो मेरा जवाब ये है कि भाई ए बी सी और डी का टेम्परेचर सेम नहीं रहता है। हमने ये देखा कि टेम्परेचर एट ए सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बी का टेम्परेचर है, उसके बाद सी का टेम्परेचर है, उसके बाद डी का टेम्परेचर है, और उसके बाद T1 का टेम्परेचर है। ये बात आपको हजम हुई? यानी देखो शुरुआत में इनका टेम्परेचर, देखो शुरुआत में जब आप रॉड रखे रहोगे तो इन रॉड के सारे पॉइंट्स का जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन जब आप रॉड को लाके इन दो बॉडीज के बीच में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, जो मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं उन पॉइंट्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, सारे पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले जितना था उनसे सबका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर सुनो, पहले सुनो, ए का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बी का टेम्परेचर उससे कम, सी का उससे कम, डी का उससे कम, और T2 का उससे भी कम होगा। ठीक, ये हमने चीजें ऑब्जर्व की। तो पहले आप इतनी चीजें बेसिक तरीके से नोट कर लो, फिर हम इसका एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए अब हम एक एग्जांपल से लेके आपको समझाते हैं, और आपको लिखना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, पिछले में आपको कुछ लिख के दिया नहीं थे, तो इस बार आपको इंग्लिश में बढ़िया से लिख के भी देंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले इसको। मैंने बोला था ये फिगर आपको कॉपी में 2-3 बार ड्रॉ करना पड़ेगा। जो शुरुआत में चीज़ें बोली थी वो अपने शब्दों में आप लिख भी लो कि भाई सोर्स का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिंक का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अपने शब्दों में लिख लो, वरना आप बाद में कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मान लेते हैं सोर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, आप कुछ भी मान सकते हो, और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अभी इन दोनों के बीच में रॉड नहीं लगी हुई थी, रॉड ऐसे बाहर रखी हुई थी। तो रॉड जो रखी हुई थी, इस रॉड का जो टेम्परेचर है, देखो रॉड था, अब रॉड अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो क्या होगा, रॉड का टेम्परेचर वही होगा जो रूम का टेम्परेचर होगा। अब रूम में टेम्परेचर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपके रॉड का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। क्या रॉड के सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा? तो जवाब है हाँ, रॉड के सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑल मॉलिक्यूल्स, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बताऊँ तो कि अब बाद में समझ नहीं पाओगे, भूल जाओगे अगर नहीं लिखोगे तो। टेम्परेचर ऑफ ऑल पॉइंट्स, टेम्परेचर ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ रॉड इज 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, इस रॉड को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर कम है, जल्दी से बताओ हीट का फ्लो किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा। तो हमने हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ करा दिया, हीट फ्लो, आपकी हीट जो है वो फ्लो करना शुरू कर दी। अब सोचो होता क्या है ना, आपकी हीट का जो फ्लो हो गया, पहला क्या है, आपकी जो हीट का फ्लो है वो शुरू हो गया। अब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो थर्मल कंडक्शन में, हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग, हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, पहला चीज। अब दूसरी चीज क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज होगा ऐसा कि जब हीट यहां से यहां जाएगी तो पहले इसका टेम्परेचर 25 था, पर ए क्या करेगा, ए कुछ हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और बाकी कुछ हीट को बी की तरफ ट्रांसफर करेगा। यानी ए क्या करेगा, ए पहले अपना टेम्परेचर, पहले सबका टेम्परेचर, ए का, बी का, सी का, डी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर मैं बराबर कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं एक बॉडी लूं जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरी बॉडी है उसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा? क्या हीट का फ्लो होगा? तो नहीं होगा। उस केस में आपका हीट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हीट के फ्लो करने के लिए भाई टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है ना। जैसे पानी के फ्लो करने के लिए पानी में फ्लो अगर आप चाहते हो तो भाई कम से कम लेवल तो उसका सेम रहे। अगर पानी को आप ऐसा रख दोगे हॉरिजॉन्टल पे तो कहाँ से वो फ्लो करेगा? जैसे आपने पढ़ा था कि करंट को फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो सेम तरीके से यार हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो नहीं फ्लो होगा। क्लियर बात? चलो अब क्या हो रहा है, एक कुछ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा, है ना। अब ये एक की बात कर रहा हूं, ये रॉड का हर एक सेक्शन कर रहा होगा, हर एक मॉलिक्यूल कर रहा होगा कि जो कुछ हिस्सा वो आ रहा है हीट का,
वो एब्जॉर्ब करेगा और जो बचा हिस्सा है वो आगे वाले को पास करेगा। यानी ए क्या करेगा, अपना हीट एब्जॉर्ब करके पहले टेम्परेचर बढ़ाएगा और कुछ हीट को पास करेगा, और बी भी वही काम करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा पहले और फिर हीट को पास करेगा सी को, और सी भी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और डी को पास करेगा, डी भी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और डी फिर 0 डिग्री सेल्सियस या सिंक को अपना हीट ट्रांसफर करेगा। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे यही, ईच सेक्शन ऑफ रॉड, ईच सेक्शन ऑफ रॉड absorbs some part of heat, some part of heat and raises its temperature वो कुछ हिस्सा, ध्यान से सुनो, some part of it, दो बार लिख दिया, सॉरी ये दिक्कत है, मिटता नहीं है, तो ये आपका some part of it, यही रीजन है कि मैं कट करके वापस आता हूँ मिटा कर। तो एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ इट एंड रेजेस इट्स टेम्परेचर एंड रिमेनिंग पार्ट एंड रिमेनिंग हीट, ऐसा लिख दो, रिमेनिंग, क्या लिख रहा हूँ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट ट्रांसफर्स to next section, सॉरी देखो वीडियो ऑटोमेटिकली पॉज हो गया था, तो ये आप लिख लो, है ना। मैं आपको समझाता हूँ फिर से कि भाई देखो क्या हुआ था, शुरुआत में समझ में आ गया था कि भाई ए जो है कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये देखो सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, और कुछ हिस्सा देखो वो बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा, फिर बगल वाला भी सेम चीज़ करेगा, कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा हीट का, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और जो बचा हुआ पोर्शन है वो उसको पास कर देगा, और ये चीज़ थ्रू आउट चलती रहती है और यहाँ पर पहुँचती है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से या एनालॉजी से समझाना चाहूँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो यहाँ पे मैंने 3 आदमी बनाए हैं, ये समझ लो कि एक कोई गैंग है, ये उसके 3 लोग हैं, इसके आगे भी लोग हैं पर हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो 3 लेवल्स है, ये अपना सुप्रीम लीडर है जिसे हम लोग गॉड फादर या मतलब सबसे बड़ा डॉन बोल सकते हैं, ये उससे छोटा डॉन है और ये सबसे छोटा डॉन है ना। अब मान लो सुप्रीम लीडर के पास कहीं से आए 1 करोड़ रुपए, क्या है 1 करोड़ रुपीज़ 1 करोड़। अब वो 1 करोड़ में से क्या करेगा भाई, वो 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए खुद रखेगा, 50 लाख है ना, खुद रखेगा, और बाकी जो 50 लाख है वो इसको ट्रांसफर कर देगा, है ना, 50 लाख बोलते हो ना, क्या लाख भाई, 50 लाख इसको ट्रांसफर कर देगा। अब ये क्या करेंगे, ये अपने पास 25 लाख रखेंगे और बाकी बचा जो 25 लाख है वो इसको ट्रांसफर कर देंगे। भाई यही तो हो रहा है, मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि इसको आपने हीट दिया, ये दिया, अब इसने क्या किया, कुछ हीट अपने पास रखा और कुछ बगल वाले को ट्रांसफर कर दिया। सेम चीज, पैसा समझ लो, पैसा कि इसको आपने पैसा दिया, इसने कुछ पैसा अपने पास रखा, अपना घर वगैरह जो भी बनाना था अपनी शौकें पूरी की, और फिर वो बगल वाले के पास हीट को ट्रांसफर कर दिया। सेम चीज बी ने किया सी के साथ, सेम चीज सी ने किया डी के साथ, और सेम चीज डी ने किया सिंक के साथ। अब यहाँ पे हरदम बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे तो हर जगह पे ये चीजें चलती रहेंगी। तो ये थर्मल कंडक्शन का आपका है। अब यहाँ पे एक चीज हम और डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब आपको पता तो होगा ही ग्रेडियंट वर्ड क्या होता है ना। आप इसको पहले समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताना। आपको शायद समझ में आ चुका होगा क्योंकि भाई बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये वाला ऐसा एनालॉजी से आप इसको समझ सकते हो। भाई ऐसा तो कभी होता नहीं कि सुप्रीम लीडर के पास आए 1 करोड़ रुपए और इसको दे रहा है 1.5 करोड़ रुपए, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। आपने इसको 1.5 करोड़ रुपए दिए तो ये अपने घर से अपने जेब से 50 लाख रुपए देके निकाल के इसको दे रहा है, बोल रहा भाई तू 2 करोड़ रख ले, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो ये छोटा डॉन नहीं है, ये सब सुप्रीम लीडर है, सब इससे डर रहे हैं, समझे। हाँ, ऐसा होता ही नहीं ना। तो ये चीजें होती है, सेम चीज यहां पे हो रही है। अब ये चीजें क्यों हो रही हैं, मतलब हो रही है ना यार, अब मैं क्या बोलूं, चलो इसको नोट करो आप पहले। आइए अब हम बात करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में। ये क्या होता है, टेम्परेचर हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट,
ठीक है। वाह, मैं भी वेव बनाता हूँ, ध्यान से सुनो। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड कहीं भी है, किसी के साथ भी लिखा है, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट आए, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कुछ भी आ जाए तो आप इस बात को समझो कि जिस क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट लिखा है उसका मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी टेम्परेचर अपॉन में लेंथ, अपॉन में लेंथ होता है। हम इसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? अब अगर आपको वो फिगर याद हो, मैंने मिटा दिया यार, मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो दोबारा बना दूंगा। अगर हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें तो वो आप लिख सकते हो कैसे। अब आपको याद होगा रॉड, तो रॉड में हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए थे, है ना। ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट डी था। फिर तबीयत खराब। अब ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे हम डिफाइन करेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि ए और बी के बीच का टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है तो क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, कैसे लिखूं मैं, हाँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ये क्या होगा, ये होगा ए और बी के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर, और उसको आप डिवाइड कर दो किससे, लेंथ बिटवीन ए और बी के। क्लियर बात? अगर ए और बी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस के, सॉरी, ग्रेडियंट की बात किया जाए, वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस, और आपको पता है कि ए और बी के टेम्परेचर में ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, बी का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे टी ए माइनस टी बी लिखेंगे और ये आपका आ जाएगा लेंथ बिटवीन ए एंड बी। आप सेम तरीके से बी और सी के बीच का लिख सकते हो, है ना, बी एंड सी का लिख सकते हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट आप किसका लिख रहे हैं, बी और सी के बीच का, तो वो हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी अपॉन लेंथ बिटवीन बी एंड सी, यानी ये डिस्टेंस अपॉन में ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये रॉड की लेंथ एल है, तब आप कैसे लिखोगे? तो अब ये सी बात है, आपको याद होगा रॉड के इस वाले हिस्से का टेम्परेचर हमने क्या माना था, हमने माना था T1, और रॉड के इस हिस्से का टेम्परेचर हमने क्या माना था, हमने बोला था T2। अरे याद है कि नहीं याद है, वो पहला फिगर में। तो अब यहाँ पे अगर लिखोगे तो आपका मिलेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट वो हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन में L, क्योंकि हमने रॉड की लेंथ L मानी थी। क्लियर है? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट अभी आपके काम आएगा कुछ देर बाद, तो आप ये टेम्परेचर ग्रेडियंट को लिख लो। क्या होता है कि भाई टेम्परेचर चेंज, है ना, या सॉरी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं टेम्परेचर चेंज लिख रहा हूँ, और यहाँ पे तो आप ऐसे बढ़ाओ इसको और लिखो चेंज इन टेम्परेचर, है ना, ये हो जाएगा अपॉन लेंथ। आपको तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, इसका क्या ही जरूरत है। अगर मैं आपको आगे निकलवाने के लिए बोलूँगा कि भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो आप तो निकाल ही लोगे, है ना। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। आइए अब आपको एक चीज़ और बताते हैं। आपको ये फिगर इतनी देर में तो समझ आ ही गया होगा। इस फिगर को हम दोबारा से एनालाइज करते हैं और कुछ चीज़ों को और समझते हैं। जब आपको मैंने ये फिगर बना के दिखाया था, तो आप उसी फिगर में या तो ड्रॉ कर लो या तो आप दोबारा से बना लो, ठीक है। ये अपना सोर्स है, ये सिंक है। अब बड़ा बन गया छोटा बन गया क्या ही मतलब है। हमने माना था कि ये सोर्स है और इसका टेम्परेचर 100 है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर हमने 0 माना हुआ था। हमने कुछ पॉइंट्स माने हुए थे, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। अब हम इसको क्या करने वाले, एनालाइज करने वाले विद प्रैक्टिकल मान लो। अब जो होगा रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसको कनेक्ट नहीं किए थे, हम मान रहे थे, तो आपको बताए थे क्या कि रॉड जो थी अपनी, रॉड के हर एक पार्टिकल का पार्टिकल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। यानी अब ध्यान सुनो, मैं बोलूँ कि ये आपका सेक्शन ए है, बहुत छोटा सा सेक्शन है। यहाँ पे ये सेक्शन बी है, ये आपका सेक्शन सी है, ये आपका सेक्शन डी है, ए बी सी डी, ठीक है। अब हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे आपके स्कूल में आपको डिवाइड करके रखते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, ये बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक थर्मामीटर लाके जोड़ दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक थर्मामीटर ऐसे कब से बनने लगा, है ना, एक थर्मामीटर लाके जोड़ दिया। अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप मान लो ऐसा कर रहे हो, और एक थर्मामीटर हमने यहाँ भी लाके जोड़ा। अरे बन जा भाई,
यार ये बन नहीं रहा है, बड़ा दिमाग का दही कर रहा है, मेरे को बना के आना चाहिए था ना। चलो कोई नहीं, सपोर्ट सॉरी सब्र रखो, सब्र, सपोर्ट बोल रहा हूँ। चलो ये हमने गंदा सा 4 थर्मोमीटर लगा दिया। शुरुआत में आप सबको पता है सारे थर्मोमीटर जो हैं उनकी रीडिंग क्या होगी, 25 25 25 होगी शुरुआत में। यानी शुरुआत में अगर आप ध्यान से सुनो तो सभी टेम्परेचर की जो रीडिंग होगी सेम आएगी, यानी सभी में सेम लेवल राइज होगा। ठीक, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, शुरुआत की बात है ना। शुरू में सभी का टेम्परेचर सेम होगा, इसलिए सभी जो थर्मामीटर है वो सेम रीडिंग देंगे 25 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से सुनिएगा, अब होगा क्या, होगा ये कि आपका ये वाला जो पोर्शन है ये हाई टेम्परेचर पे है, ये वाला पोर्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे, हीट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हीट जब यहाँ से यहाँ तक ऐसे फ्लो होगी इन फॉर्म ऑफ, मतलब कैसे भी करके, तो क्या करेगी, ए का टेम्परेचर बढ़ाएगी, है ना। क्या होगा, अब देखो हीट आ रही, हीट को किससे लिखते हैं, क्यू से। तो हीट मान लो यहाँ पे घुसी Q1, अब यहाँ पे जो हीट घुसी थी उतनी हीट तो बाहर निकलेगी नहीं। अब इस बात को समझना कि भाई ए को जितनी हीट मिली क्या उतनी हीट वो निकालेगा, नहीं। हम मान ले रहे कि यहाँ से यहाँ तक हीट का लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ से जो हीट निकलेगी वो Q1 डैश हो गई। अब Q1 डैश ही तो हीट यहाँ से बी में इंटर करेगी, तो बी से क्या Q1 डैश निकलेगी, नहीं, बी से निकलेगी Q1 डबल डैश, Q1 क्यों मान रहा हूँ, क्यों मान लो Q डबल डैश, और यहाँ पे जो हीट जाएगी वो जाएगी Q ट्रिपल डैश, और यहाँ से Q 4 बार डैश। ठीक, सॉरी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ये आपकी इनलेट हीट है और ये आपकी आउटलेट हीट है। इस पोर्शन में समझिएगा कि जो आपका Q था, अगर ए के लिए बात करूँ तो ए के लिए जो Q था वो Q इनलेट था, मतलब अंदर जाने वाली हीट थी, और जो आपका Q डैश था वो आपका Q आउटलेट था। अब आपको तो ये समझ तो आ गया, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि ए कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, अपना टेम्परेचर राइज करेगा, बी को पास करेगा कुछ हीट, फिर बी अपना टेम्परेचर राइज करेगा और फिर कुछ हीट सी को पास करेगा, फिर सी भी वही काम करेगा और डी भी वही काम करेगा, और फाइनली सिंक तक पहुंच जाएगा। और ये चीज हर एक मॉलिक्यूल भी कर रहे होंगे, पर यहाँ पे हमने सिर्फ 4 सेक्शन माने हुए हैं। ठीक है, ठीक। अब होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि भाई इसका टेम्परेचर अब नहीं राइज हो रहा है, इसका भी टेम्परेचर अब नहीं राइज हो रहा है, इसका भी टेम्परेचर अब नहीं राइज हो रहा है, और इसका भी टेम्परेचर अब नहीं राइज हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि टेम्परेचर ए बी सी और डी का राइज नहीं हो रहा है। मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूं कि ए का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर, सी का टेम्परेचर और डी का टेम्परेचर आपस में बराबर होगा। मैंने ये लाइन बिल्कुल नहीं बोली है, आप लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हो, है ना। आप सभी मतलब जो आप लोग पढ़ के आते हो आप सोचते हो कि ए बी सी और डी का टेम्परेचर बराबर हो गया, नहीं। ए का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर, सी का टेम्परेचर, डी का टेम्परेचर अभी भी बराबर नहीं है, पर ए बी सी और डी का टेम्परेचर टाइम के साथ नहीं इंक्रीज कर रहा है। देखो ये चीज आएगी, अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपने देखा होगा यार, आप शुरुआत में कोई भगोना गर्म करते हो तो वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है। आपने कभी ऐसा देखा है आप भगोने को गर्म कर रहे हो और वो पिघल जाए? नहीं होता है। एक टाइम के बाद वो अपनी हीट को, मतलब अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेता है, उसके बाद वो हीट को बाहर छोड़ता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। आपने ये चीज देखी है, ऐसा थोड़ी ना होता कि आप पतीला रख दिए और पतीले को गर्म किया जा रहा हो, गर्म किया जा रहा हो, गर्म किया जा रहा हो और वो पिघल गया। कहाँ होता है यार, आप सस्पेन होता है, भगोना होता है, उस पर आप कुछ रखते हो तो एक टाइम के बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, आप भले हीट दे रहे हो, है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। अब लिखने की क्या जरूरत है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब ध्यान सुनना, एक लाइन बोलता हूँ कि जब सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ये चीज मुझे आपको बतानी थी। कब सब स्टेडी स्टेट आती है? जब सारे पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। उसके पहले क्या होता है, देखो अब हम सिनेरियो को डिवाइड करने वाले हैं। एक मैंने आपको वर्ड बोला स्टेडी स्टेट, तो बिफोर स्टेडी स्टेट क्या हो रहा होगा, जो बताया कि भाई स्टेडी स्टेट के पहले क्या हो रहा होता है। स्टेडी स्टेट के पहले सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, अपना टेम्परेचर बढ़ाता है और फिर बगल वाले को पास करता है ना। तो यही भी ये सेम चीज हमेशा चलती रहती है। तो ये लिख सकते हो बिफोर स्टेडी हीट क्या होगा, ईच सेक्शन, बिफोर स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, ईच सेक्शन एब्जॉर्ब्स सम हीट। अब वो तो आप जान ही चुके हो कि ई सेक्शन एब्जॉर्ब सम हीट,
and to raise its temperature, to raise its temperature, to raise its temperature and ये होता है अभी के लिए, बाकी वाला तो समझते हो कि वो पास कर देगा। अच्छा, जब स्टेडी स्टेट आएगी तब क्या होगा? एट स्टेडी स्टेट क्या होगा? एट स्टेडी स्टेट जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो भाई किसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, किसी का, ना इसका बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट हमने माना ही है, ना ए का बढ़ेगा, ना बी का, ना सी का, ना डी का। मान लेते हैं इसका 100 है, इसका मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस हो गया मैक्सिमम, आप रीडिंग देखोगे, इसका 60 हो गया और इसका 20 घटा देते हैं, मतलब ऐसे मान रहा हूँ 40 हो गया, अरे तुम सोचोगे 20 आ रहा है, इसका मान लेते हैं 30 हो गया और इसका मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है ना, तो ए का कांस्टेंट हो चुका है, बी का भी टेम्परेचर 60 पे रुक चुका है, सी का भी टेम्परेचर 30 पे रुक चुका है, डी का भी टेम्परेचर 15 पे रुक चुका है। ठीक, तो स्टेडी स्टेट क्या हो रहा होता है, अब किसे बोलते हैं पहले तो ये समझ लो, स्टेडी स्टेट, वरना आप बाद में नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। व्हेन टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन बिकम्स कांस्टेंट, when temperature of each section becomes constant। ठीक है, अब होगा क्या, वो तो हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एट स्टेडी स्टेट क्या हो रहा होगा। एट स्टेडी स्टेट क्या हो रहा होगा, देखो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, अगर आप मैं बताऊं तो स्टेडी स्टेट में, एक मिनट देखो नीचे दिख रहा है, बहुत जगह इतने में तो आ जाएगा। देखो स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा है कि ए का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर, सी का टेम्परेचर, डी का टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी। लेकिन मैं ये देखो ये चीज बोल रहा हूं, आप ये इंटरप्रेट कर लेते हो, ये मत समझना कि भाई टी ए अभी भी बड़ा होगा टी बी से, टी सी अभी भी बड़ा होगा टी डी से, ये चीज सही होती है। आप लोग क्या इंटरप्रेट करते हो, आप लोग के अकॉर्डिंग ये होता है कि टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी इज इक्वल टू टी डी। भाई ये नहीं होता है, ये टेम्परेचर अभी भी, टेम्परेचर डिफरेंस अभी भी इनमें रहेगा, है ना, लेकिन सबका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। अभी भी हीट का फ्लो यहाँ पे हो रहा होता है, तो एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, सारे पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन अभी भी अगर आप जाओ तो जो पास वाला है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो दूर वाला है उसका टेम्परेचर कम होता है। सबका टेम्परेचर आपस में बराबर नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया। और एक नया टर्म आपके लिए यूज़ किया, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कौन सी स्टेट है, जब सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, बढ़े नहीं। क्लियर, मैंने बोला था ये दो जो फिगर हैं आपको बार बार बनाने पड़ेंगे, मैं हर जगह लेके आऊँगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको नोट नहीं करना था, ये आपको समझना था, है। हाँ, अगर नोट कर लिए हो कोई दिक्कत नहीं है यार, कॉपी में ही तो रहेगा, और अगर नहीं नोट किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, हमें दो हिस्सों में इस कहानी को सीखना है। एक तो बिफोर स्टेडी स्टेट क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी वो हम अलग से पढ़ेंगे, और एक स्टेडी स्टेट पे क्या हो रहा होगा, एट स्टेडी स्टेट, उसके बारे में हम लिखेंगे। ये चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बोली हैं वो चीज़ मैं आपको लिखाऊंगा और आपको उसको प्रॉपर नोट्स में अपने लिखना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो अगर आपका मन करे, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। अब हम कहानी को सीखने वाले हैं कि भैया स्टेडी स्टेट के पहले क्या होता है, बिफोर स्टेडी स्टेट क्या होता है। अब आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, आपको लगेगा कि यार बार बार तो रिपीट कर दिया, तो वही मैं चाहता था कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, है ना, इसलिए हमने चीज़ों को बहुत बार रिपीट किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपके भेजे में वो चीज़ घुस जाए। हमने शुरुआत में ये फिगर बनाया था, सर ये फिगर फिर से, यस फिर से। अब देखो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में अगर आप मान लो यहाँ से इस बॉडी ने 100 जूल की एनर्जी भेजी, तो यहाँ तक ना 50 जूल ही पहुँचती है। बाकी जो आपको 50 जूल है ना, वो इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाने में चलेगी। समझ आई बात, जो लॉस यहाँ पे हीट हुई आपकी 50 जूल, वो कहाँ गई, वो इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाने में निकल गई। क्लियर है बात। तो इसमें आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि भाई ईच सेगमेंट ऑफ रॉड एब्जॉर्ब सम हीट एंड रेजेस इट्स टेम्परेचर। ये चीज़ होती है, स्टेडी स्टेट में होती है। इसका मतलब क्या होगा, देखो मान लो यहाँ पे एक कोई सेक्शन था, इस सेक्शन में कुछ हीट इंटर की,
उसे हम बोल रहे हैं क्यू इनलेट या क्यू इन, और भाई कुछ हीट तो बाहर निकलेगी, ऐसा होता ही नहीं पूरा हजम कर जाएगा, क्यू आउट हो गया। अब इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे क्यू इनलेट जो है, जो अंदर हीट गई वो बाहर वाले के बराबर नहीं होगा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया, पर आपको लिखना है ये कि जितनी हीट अंदर गई उतनी हीट बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि कुछ हीट इसने एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक, यानी इस केस में क्या होगा, तीसरा पॉइंट जो आपका है वो ये होगा कि भाई बिफोर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ रॉड या टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो ईच पॉइंट का इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब आगे ये लाइन बिल्कुल नहीं बोली जा रही है कि भाई तब तक इंक्रीज करेगा जब तक सबका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा ना, सिर्फ सारे पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट माने थे है ना, यहाँ पे ये चीज लिखिएगा, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट क्लोजर टू हाई टेम्परेचर विल बी मोर। यही चीज तो मैं बोल रहा था आपसे कि बिफोर स्टेडी स्टेट में क्या होगा, यह हमेशा पॉसिबल है, हमेशा के लिए एप्लीकेबल है कि जो पॉइंट हाई टेम्परेचर के पास में रहेगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो दूर रहेगा उसका टेम्परेचर कम होगा। यानी हमने जो पॉइंट माना था वही है कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है, यहाँ पे एक पॉइंट डी है। ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस वाला था, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस वाला था। आप ये बोलोगे कि ए का टेम्परेचर बड़ा होगा बी का टेम्परेचर से, बी का टेम्परेचर बड़ा होगा सी के टेम्परेचर से, और सी वाला बड़ा होगा डी के टेम्परेचर से, और डी वाला बड़ा होगा सिंक के टेम्परेचर से, या T2 बोला था, इसे T2 बोला था, और ए की वैल्यू कम होगी T1 से। ये आपका स्टेडी स्टेट के पहले का कहानी है। ठीक है, क्या ये बात आपको क्लियर है? अब हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, ऐसे ही आपको लिखाया जाएगा। तो आप पहले इतनी चीजें समझ लो। अपने सिलेबस में क्या है, अपने सिलेबस में स्टेडी स्टेट की पूरी क्या है, स्टडी है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं कि स्टेडी स्टेट पे क्या होगा। स्टेडी स्टेट पे बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप 100 जूल मान लो हीट भेज रहे हो, तो 100 जूल हीट यहाँ तक पहुँचेगी। यानी पहली चीज़ जो आप लिखते हो वो ये रहता है कि भाई क्यू इनलेट जो होता है वो बराबर होता है क्यू आउटलेट के, जितनी हीट भेजोगे उतनी हीट आपको मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ये है टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट बिकम्स कांस्टेंट। क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट बिकम्स कांस्टेंट, है ना, टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट बिकम्स कांस्टेंट। और तीसरा अपने पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट बिकम्स कांस्टेंट हो गया। हाँ, तीसरा जो आपको मेरे को लिखाना है, ये आपके लिए स्टार मार्क है, आप गलती मत करना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट इज नॉट इक्वल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आज के लेक्चर में शायद 3 से 4 बार बोला है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई हर एक सेक्शन का टेम्परेचर बराबर नहीं होता है, अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। और चौथा जो आपको पॉइंट है, सर अब तो टेम्परेचर बराबर हो गया, अब क्या हीट का फ्लो नहीं होगा? होगा, अभी भी हीट का फ्लो होगा, पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, है ना। क्या होगा, लिखिएगा, हीट फ्लो इज स्टिल प्रेजेंट, हीट फ्लो इज स्टिल प्रेजेंट, कि भाई अभी भी यहां से यहां तक का हीट का फ्लो हो रहा होगा, पर ओनली थिंग इज दैट, ओनली थिंग इज दैट टेम्परेचर ऑफ any point is not increasing, temperature of any point is not increasing। क्लियर है बात? ये आपकी स्टेडी स्टेट की कहानी है। अब स्टेडी स्टेट पे ही आपको एक चीज पढ़ाई जाए, टेम्परेचर ग्रेडियंट। वो चीज हम यहां पे लगाते हैं। देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब आपका
स्टेडी स्टेट ना आया हो। तो अब यहाँ पे हम लोग ए बी सी और डी का टेम्परेचर ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर पूछूं, ये स्टेडी स्टेट की बात है, इसी टाइम आप ए और बी का टेम्परेचर ग्रेडियंट लिख सकते हो। लिखना सिखा चुके हैं कि भाई ए और बी का अगर हम टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें, टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर बात करें कहाँ के, ए बी के बीच का, तो वो ऑब्वियस सी बात है टी ए माइनस टी बी अपॉन में लेंथ बिटवीन ए बी होगा। लेकिन ये कब डिफाइंड है? स्टेडी स्टेट पे ही, ठीक है, बिफोर स्टेडी स्टेट नहीं डिफाइंड है। अगर हम बात करें टेम्परेचर ग्रेडियंट बी और सी के बीच का, तो टी बी माइनस टी सी अपॉन लेंथ बिटवीन बी सी। क्लियर बात? क्लियर? आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच का लिख सकते हो, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। ठीक, अब ये आपका थर्मल कंडक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। यहाँ से सवाल आने के चांसेस कम है। अब जो आपको पढ़ाने चल रहा हो यहाँ से सवाल आए हुए हैं और आपको मेजोरिटी पोर्शन, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो आपको क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड मिलेगा। यहाँ पे आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम चीज़ों को वहाँ से जोड़ेंगे और फिर आपको धीरे धीरे लेवल अप करते हुए समझाएंगे कि चीज़ें आगे भी कैसे पूछी जाती हैं, ये कैसे आपका करंट के समान है, इलेक्ट्रिक करंट के समान है। जब हम 12th पास आउट बैच पढ़ाते हैं तो एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, हीट करंट लिखते हैं, और एक तरफ इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं, और दोनों को समझा देते हैं एक साथ। अभी आपको शायद कम समझ में, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप इतनी चीज़ों को नोट करो, है ना। अब यहाँ से उसी बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा जिसने क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर को बढ़िया से ध्यान से सीखा हुआ था। अगर उसका क्लास 10th वाला इलेक्ट्रिक करंट बेसिक भी कवर है तो उसको यहाँ पे मजा आएगा, उसको इरिटेट बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर भाई तुमने वहाँ पे काम चोरी की हुई थी तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम यहाँ पे भी क्या करो, मतलब काम चोरी करो, नहीं, कब तक करोगे यार, है ना। तो ये आप नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन रॉड बाई कंडक्शन, हम लोग यहाँ पे रॉड में हीट के फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंडक्शन के थ्रू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है। ठीक है, फिर से वही घिसा पिटा फिगर आपके सामने कि ये आपके पास सोर्स था, ये अपने पास रॉड था, रॉड, है ना, और यहाँ पे अपना सिंक था। हमने कनेक्ट किया हुआ है, रॉड के माध्यम से हीट का फ्लो हो रहा होगा और उसी का रेट निकालना है। अब रेट कैसे निकालते हैं भाई? रेट वही है भाव वाला। कैसे करते हैं बताओ रेट? तो रेट में आपको बताए थे कि भाई किसी का भी आप निकाल रहे हो तो उसका चेंज इन हीट अपॉन में टाइम डाल दो। तो वैसे ही यहाँ से जो हीट का फ्लो हो रहा होगा, जिसे हम लोग dq बाई dt बोलेंगे, dq बाई dt, इसे हम क्या बोलते हैं? पहली बात तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, अयो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोलते हैं। अब देखो ये पाया गया, ये थीटा नहीं है, क्यू है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो इस रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा था। किसके ऊपर? रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, जहां पे ए क्या है? रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अरे यार, रॉड ज्यादा मोटा होगा तो हीट ज्यादा फ्लो करेगी ना, ज्यादा जगह मिलेगी जाने के लिए। पतली रॉड कम जगह, मोटी रॉड ज्यादा जगह। अच्छा, ये एक चीज पे और डिपेंड करती है, वो आपका होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसे हम लोग लिखते हैं dt बाई dx से। अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ है कि भाई कितने लेंथ में है वो है। अब अगर आप दोनों को कंबाइन करो तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है dq बाई dt। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लेके आएंगे जिसको हम लिखते हैं k से, और आपको मिलेगा ka dt बाई dx। अब आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल बच रही होगी, अगर नहीं बच रही तो भाई अब समस्या की बात है कि सर ये k क्या है। अब ध्यान से सुनो, इस k का नाम याद कर लेना कि k आपका होता है कोएफिशिएंट, अरे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आपके स्कूल वाले इसकी डायमेंशन वगैरह पूछ सकते हैं तो फॉर्मूला याद करके जाना, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
भाई डिपेंड करता है ना कि मतलब अब का जो मटेरियल है वो हीट को पास होने देगा, फ्लो कराएगा कि नहीं कराएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है? मटेरियल डिपेंडेंट होती है कि मटेरियल चेंज तो आपका के चेंज। क्लियर? क्लियर है ना? यहाँ तक चीज़ें डन। अब ये जो चीज़ आपने पढ़ी ना, ये को हम कनेक्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से। कुछ बोलने वाला था, भूल गया, है ना। इस वाली चीज़ को हम कनेक्ट करेंगे आपने जो पढ़ा था वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे से मिटने लगा है, देखो ये ऐसे, पहले नहीं मिट रहा था, अभी भी तो नहीं मिट रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसकी एनालॉजी पढ़ने वाले हैं विद इलेक्ट्रिक करंट। मेरे को मिटा के आना था, रुक जाओ 2 मिनट, मैं मिटा लेता हूँ। हाँ, अब हेडिंग डालिएगा एनालॉजी विद इलेक्ट्रिक करंट या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कि हम इसको इलेक्ट्रिक करंट से कैसे हम इसको रिलेट करते हैं। अब आपको याद होगा ओम्स लॉ, आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था। क्या आप मुझे बताएंगे ओम का लॉ क्या था? ओम का नियम यह था, ओम्स लॉ यह था कि आप के कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस के, ये वी है, वी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। आप ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल नहीं है तो करंट बिल्कुल नहीं फ्लो करेगा। और यहाँ से आप एक चीज़ पढ़ते थे, I बराबर V/R, ये चीज़ करते थे। अब काफ़ी लोग इसको ऐसे याद करते हैं, V बराबर IR से, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे ये क्या था? ये आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था। क्या हुआ करता था? रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ी थी, I बराबर होता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। अब 11th में आने के बाद आप समझ चुके हो कि अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी, अरे यार इसको स्मॉल क्यू करना पड़ेगा, dQ/dt। क्या आपको यह बात समझ आई? ये क्या है? करंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक, उल्टा ई बन गया, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका नाम क्या होता है? ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, आपने ये चीजें पढ़ी हुई थी। आपने एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी आपने? एक चीज ये पढ़ी थी कि आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका कितना है? इसका रो है। तो आप बोलते थे इस रॉड का जो रेजिस्टेंस है R, वो होगा रो L/A। क्लियर? आपने इतनी चीजें पढ़ी थी। ओम्स लॉ याद होगा, ये याद होगा, अगर ये नहीं तो ये याद होगा, और उसके बाद ये चीजें हमने आपको बताई। अब इसका रिलेशन कैसे हम इससे करने वाले, ध्यान से देखो। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, वो था रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू KA/DT/dx। क्या था? DT/dx। ये क्या है? ये अगर पोर्शन की बात करें तो ये है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जैसे आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोला करते थे या इलेक्ट्रिक करंट बोला करते थे, वैसे ही हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को क्या बोलेंगे? थर्मल करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्मल करंट। समझे? अरे बोलो, समझ आया कि नहीं आया? जमुरे, अरे बोल जमुरे, तुझे समझ आया कि नहीं? हाँ सुनो, ये थर्मल करंट हो गया। अब देखो ये चीज हमको मिल गई। फॉर्मूला कैसे बना? देखो रिलेशन यहाँ पे है कि I की जगह पे आप dQ/dt लिख सकते हो, तो dQ/dt इज इक्वल टू V, डेल्टा V लिखते हैं, एक्चुअल में तो डेल्टा V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, अरे फिर से यार वेलोसिटी वाला बन जा रहा है V, पोटेंशियल डिफरेंस बटे R, ये होता है। अब इसमें क्या करें?
इसमें आप ध्यान दो कि अगर ये रॉड होती जिसका लेंथ L होता और क्रॉस सेक्शनल एरिया A होता और यहाँ का टेम्परेचर T1 माइनस T2 करते तो आप इसका ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं? तो आपका dt/dx यहाँ पे कैसे बन जाता? T1 माइनस T2 बटे L। बोलिए हाँ कि ना? तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग इससे तो रिप्लेस कर ही सकते हैं, T1 माइनस T2 इंटू अपॉन L। बोलिए ये समझ आया? ये चीज़ समझ आई? अब ध्यान से सुनो एक बात, जैसे यहाँ पे आपका करंट फ्लो करता कि नहीं करता वो डिपेंड कर रहा था डेल्टा V पे, वैसे ही यहाँ पे आपका थर्मल करंट या हीट ऑफ फ्लो होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड कर रहा था चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, या डिफरेंस इन टेम्परेचर के ऊपर, या टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। तीनों एक ही चीज है। क्लियर? अब जैसे वहां पे आप इसे बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे यहां पे हम इसे बोलेंगे कि भाई ये थर्मल वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। हम क्या बोलेंगे इसे? थर्मल पोटेंशियल बोलेंगे, हीट पोटेंशियल बोलते हैं इसको, याद आया? इसको क्या बोलते हैं? हीट पोटेंशियल। हीट पोटेंशियल। जैसे यहां पे इसे V से लिखते हो तो हम इसे लिखेंगे VH से या डेल्टा VH से। आपको एक फॉर्मूला मिलेगा IH बराबर KA/L इंटू VH। क्लियर है बात? अब आप इन दो फॉर्मूलेस को आपस में रिलेट करो तो R की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? आप रिलेट करो थोड़ा सा। जैसे यहां पे अगर रिलेट करोगे तो क्या मिलेगा? आप इस चीज को ना थोड़ा सा सही से समझो, इसको मैं क्या मान रहा हूं, ये कुछ तो है, एक चीज है ना, इस पूरे को आप समझो। I ये पोटेंशियल है तो ये क्या होना चाहिए? ये आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। ध्यान से देखो, ये करंट है, ये पोटेंशियल है तो ये रेजिस्टेंस है। सेम चीज, ये करंट है, ये पोटेंशियल है तो ये पूरा क्या है? रेजिस्टेंस है। पर रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस क्या यहाँ पे था? 1/R के रूप में था, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस 1/R के रूप में है। तो ये आपका क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस का उल्टा है। ये क्या है? 1/ थर्मल रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग RH से लिखने वाले हैं। ये आपका बराबर है KA/L के। अरे यहां से रिलेट करो ना भाई। अगर तुमको यहां से नहीं समझ आ रहा तो आपने पढ़ा था V बराबर IR, तो IR यानी आपका हो जाएगा L/KA होगा। तो ये क्या है? ये जो ब्रैकेट के अंदर है यही तो आपका R है, लेकिन यहाँ पे हम इसे ही क्या बोलेंगे? थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे। बोलो ये बात क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आई? कि V बराबर IR होता था तो I बराबर, अरे यार यहाँ पे तुम इसको सोचो ना, अगर मैं यहाँ पे रख दूं R की वैल्यू ρL/A तो आपको क्या मिलेगा? V बराबर I इंटू ρL/A। सेम चीज यहाँ पे R की जगह पे क्या लिखा गया? L/K। तो आपको R की जगह पे क्या मिल रहा है? अब ध्यान से देखो, यहाँ से आपको थर्मल रेजिस्टेंस I बराबर मिल रहा है, RH बराबर मिल रहा है L/KA। एनालॉजी तो खत्म हो गई। हमने आपको जो रिलेशन था वो आपको बता दिया कि भाई इस इलेक्ट्रिक करंट का, इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ कैसे है, आपके सामने पूरा तो है ना एनालॉजी। कि यहाँ पे जो आपका करंट होता था वो होता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे जो आपका थर्मल करंट है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बराबर है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता था बैटरी का, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस था वो था ρL/A, यहाँ पे आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो L/KA है। जहाँ पे आपका रो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता था, यहाँ पे आपका भी जो K है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। याद तो होगा ये सब चीजें, तो हमने इसको कनेक्ट नहीं कर दिया। अब सोचो, अब यहाँ पे आपसे सवाल भी तो पूछे जा सकते हैं, अब यहाँ पे आपसे सवाल भी तो पूछे जा सकते हैं। अब कैसे सवाल पूछे जाएंगे? अब देखो हमको दिखाते हैं। लेकिन क्या आपको ये चीजें समझ आई है ना? अब आपको अगर सर्किट सॉल्व करना आता हो तो यहाँ पे सर्किट वाले प्रॉब्लम भी मिल सकते हैं आपको। जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, यहाँ पे भी ये चीजें आएंगी। आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था, पैरेलल में आपको पोटेंशियल सेम होता था। सेम चीज यहाँ पे होंगी कि सीरीज में आपका हीट ऑफ फ्लो सेम होगा, जो हीट इस रॉड में जाएगी वही हीट इस रॉड में जाएगी। स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। और अगर आप रॉड को पैरेलल में जोड़ रहे हो तो जो इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा वही दूसरे वाले का होगा। आपको दो सवाल करा के चीजों को समझाते हैं, ठीक है? तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। आइए अब हम एक सवाल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। एग्जाम्पल नंबर 1 में अपने पास यहाँ पे एक बॉडी थी जिसका टेम्परेचर T1 था। इसको हमने एक रॉड से कनेक्ट किया है जिसका लेंथ L है,
कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। इसको हमने एक दूसरी रॉड से जोड़ के रखा हुआ है जिसका लेंथ जो है, इस रॉड को एक दूसरे सिरे से जोड़ के रखा है जिसका टेम्परेचर T2 है। इस रॉड का जो लेंथ है वो L है, थर्मल कोएफिशिएंट जो आप बोल सकते हो वो 2K है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है। आपसे बोला गया है फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या आपसे पूछ ले सकता है फाइंड थर्मल करंट, फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। अब कुल मिला के आपको करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, V बराबर आई आर। आपको V दिया है, R निकालना है, सॉरी I निकालना, तो I बराबर होता है V बटे R। आपको V पता है, R निकालना है, कैसे करेंगे। अब ध्यान से समझिए कि ये दोनों रॉड आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है, जो हीट इसमें जाएगी वही हीट इसमें जाएगी। तो आप इसको ऐसा नहीं मान सकते कि आपने एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ के रखा हुआ है और एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ के रखा हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो है जिसे हम लोग डेल्टा V से बोल दे रहे हैं। ये V में गोला करने का आदत है। अब इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, R मान लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अभी बताए थे L बटे के ए होगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा L बटे के ए और इसका कितना होगा L बटे 4 के ए। अगर मैं L बटे के ए को R बोलता हूँ तो ये कितना है, ये तो R/4 है। अब आपको तो समझ में आ चुका होगा कि दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा वो आप जोड़ोगे R1 + R2 से, तो कितना हो जाएगा 5R/4। तो यानी अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगा और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V का है, ये आपका हो जाएगा 5R/4 और ये आपका डेल्टा V है। अब आप निकाल लो कि I बराबर क्या होता है, डेल्टा V बटे R। तो डेल्टा V मतलब T1 - T2 बटे R कितना है 5R/4 है। अब R की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो I हीट करंट H बराबर आपका हो जाएगा 4/5, एक मिनट, आपका कितना हो जाएगा 4/5 I H बराबर 4/5, ये हो जाएगा T1 - T2 और यहाँ पे R की जगह पे आप क्या लिखोगे L बटे के ए, L × के ए यहाँ पे हो जाएगा। अब सवालों में आपको T1 T2 या K और A की वैल्यू गिवन हो सकती है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो गया T1 T2 करके आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल और कर सकते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम अगला सवाल करें, ठीक है। चलिए हम ऐसे एक अगला सवाल करते हैं। सवाल सेम ही है जो आपसे पूछा गया है ना, इसको मिटा के हम बना लेते हैं। मतलब आपको वही I की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक अपने पास बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, इसके ऊपर एक रॉड है, इसको एक रॉड से कनेक्ट किया हुआ गया है ना, ये रॉड से कनेक्ट किया गया है। एक दूसरी बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है और एक रॉड नहीं है, एक इसके नीचे एक रॉड और लगाया गया है ना। अब इस बात इसका लेंथ L के ए है और इसका L लेंथ है और ये थोड़ा सा मोटा बना देते हैं। इसका जो कोएफिशिएंट है इसे हम मान लेते हैं K/2 और इसे हम बोल देते हैं कि ये आपका 2A है, ठीक है। क्या है आपका 2A है। अब आपको क्या करना है, I की वैल्यू निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हैं, सेम तरीका है, मिटाया नहीं है। आप क्या करोगे, इस रॉड को एक रेजिस्टेंस से हटा दोगे। तो ध्यान से देखो, ये दोनों रॉड सीरीज में इस बार नहीं है, पैरेलल में है, क्योंकि दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक रॉड ऐसे इसका लिखेंगे और एक रॉड ऐसे ऐसे। यहाँ पे इसका जो आपका आएगा वो हो जाएगा L बटे के ए और इसका हो जाएगा L बटे के ए, तो इसका भी वही आ रहा है। यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो आप क्या लिखोगे भाई, ये भी R है और ये भी R है। और अगर आप यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, R/2 मिलेगा, सेम चीज़। और फिर यहाँ पे हम लोग I की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, I की वैल्यू। तो IH बराबर क्या होता था, V/R, यानी T1/T2 इंटू R। तो R मतलब R/2 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1 - T2, R की जगह पे L × के ए। तो
ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि आपने देखा कि हम इसे कैसे ही 11th का सवाल था, इसे हमने कैसे 10th के सवाल में कन्वर्ट किया, तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा और रिलेशन बता देता हूँ, है ना, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। ध्यान से सुनिएगा। वो ये है, आपने इसमें क्या पढ़ा कि भाई dq बाई dt को आप I बोलते थे, है ना। आपने इसकी जगह पे आज क्या पढ़ा कि भाई थर्मल करंट जो IH होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। पहली चीज पढ़ी। आपने ये सीखा कि यहाँ पे होता था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे होता है टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, या हम लोग इसे डेल्टा T बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस था वो V1 माइनस V2 था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपने और सीखी कि रेजिस्टेंस R बराबर होता था रो L बाई ए। यहाँ पे आपने सीखा कि थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है L बटे के ए। यहाँ पे रो की जगह पे 1/k है। आपने ये सीखा कि अगर सीरीज में आप जोड़ोगे, आपने यहाँ पे क्या बोला था, सीरीज में अगर आपके जुड़े हैं तो आपका जो R इक्विवेलेंट आता है वो R1 प्लस R2 आता है। यहाँ भी सेम चीज़ है कि अगर आपने सीरीज में जोड़ के रखा है तो RH जो होता है वो भी R1 प्लस R2 होता है। अगर आगे बात करें, अगर आपने इन्हें पैरेलल में जोड़ के रखा है, आपने इसे पैरेलल में जोड़ के रखा है, तो पैरेलल में जो आपका R इक्विवेलेंट आता था दो का R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 आता था। यहाँ पे क्या आपने सीखा कि अगर भाई पैरेलल में है तो सेम ही फॉर्मूला लगाओ। R इक्विवेलेंट जो आपका आएगा, RH का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपको होगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अगर कुछ चीज़ें और बात करें, जैसे यहाँ पे आपने एक सिंबलाइज फॉर्मूला, एक जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 1/RH इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें आपने क्या सीखा था, अगर सीरीज है, देखो दोनों के लिए आप समझ सकते हो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होता है, तो आपने पढ़ा था कि करंट जो होगा, अब वो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिख रहा हूँ ना मैं थर्मल करंट लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ तो करंट ही लिखूंगा। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी, थर्मल की बात करोगे तो थर्मल करंट हो जाएगी। तो करंट जो होगा वो सेम होगा सीरीज में दोनों रजिस्टर में। पर अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा दोनों का सेम नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका सेम नहीं होगा, है ना। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपने देखा था कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है, पर जो आपका करंट फ्लो होता है दोनों में अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो वोल्टेज सेम होता है, ये सर ये आपकी एनालॉगी है। आप इस लेक्चर को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। शुरुआत वाला पोर्शन आपको बताया गया, लेकिन कल हम इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा और आगे एक्सीड करेंगे। यहाँ पे आप सीख लो, क्योंकि सेम चीज़ आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रिक करंट में मिलेगी। तो जब आपको मिलेगी तो आपको मतलब रिलेटेबल लगेगा कि हाँ यार चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।